आज की क्लास में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इस चैप्टर में अच्छी बात ये है कि ये चैप्टर स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ से बच्चे बचपन से फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट सीखते आते हैं। ठीक है, अब जैसे ही फोटोसिंथेसिस अगर 7th क्लास के किसी बच्चे से आप पूछें, 6th के बच्चे तो, हालांकि आईसीएसई बोर्ड में तो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, तो छोटे बच्चों से अगर आप पूछिए ना कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, उस बच्चे का पता है जवाब क्या आएगा? उस स्टूडेंट का जवाब आएगा आपके लिए, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। यस और नो, है ना? यस मैम। अगर यस मैम। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमेना है, इसमें क्या है, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, लेकिन हमारे काम की कौन सी चीज है इसमें? ऑक्सीजन। जो हमारे लिए यहाँ यूजफुल है वो क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है वो? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। हाँ, आपको क्या लगता है ये जो प्लांट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो प्लांट यहाँ पे शो हो रहा है, ये ऑक्सीजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस कर रहा है क्या? नो मैम। सोच के मैम देखिए। ऐसे अपना मैम ऐसे फूड बन। बाय यस, ये अपने काम के लिए कर, कोई भी अपना काम निकालता है ना? तो ये प्लांट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर जरूर रहा है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस हमारे लिए नहीं कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस अपने लिए कर रहा है। और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस अपने लिए कर रहा है, तो यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट लिखा है, ये कार्बोहाइड्रेट किसके लिए लिखा है? थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, ये भी नहीं बोलूंगी बहुत डिटेल में, बट हाँ ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स मैंने आपको सिखा रखा है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब है कि पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का क्या मतलब है? पॉलीसेकेराइड में ग्लूकोज। मैंने आपको थ्री एग्जाम्पल सिखाए थे। एक है स्टार्च, जो कि प्लांट्स का रिजर्व फूड है, जिसके बारे में यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स लिखा जा रहा है। उसके बाद सेलुलोज, जिसका प्लांट का सेल वॉल बना होता है। और थर्ड वन है ग्लाइकोजन, जो कि आपकी बॉडी में रिजर्व फूड है। क्लियर है? हाँ, ग्लाइकोजन क्या है? आपकी बॉडी में रिजर्व फूड है। इतनी बात तो सबको क्लियर है। अगर कहीं यस आपको बीच मैम। में ऐसा फील होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आए, तो बिल्कुल इंस्टेंटली उसी वक्त बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ लेंगे मेरे से, ठीक है? तो इससे ये होगा कि आगे बीच में कहीं कोई प्रोसेस चलेगा ना, तो मुझे वापस फिर से पूरा बताना नहीं पड़ेगा, मेरा भी नहीं टाइम वेस्ट होगा, आपका भी नहीं वेस्ट होगा। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, तो ये कार्बोहाइड्रेट बोला जा, ये ग्लूकोज के लिए नहीं बोला जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के लिए बोला जा रहा है। किसके लिए बोला जा रहा है? स्टार्च के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, स्टार्च किसका पॉलीमर है? स्टार्च किसका पॉलीमर है? स्टार्च पॉलीमर है ग्लूकोज का, याद आया? मैम ग्लूकोज। यस ग्लूकोज। हाँ, स्टार्च किसका पॉलीमर, मतलब किससे मिलके बना है? जैसे जो रबर इलास्टिक आप यूज करते हैं ना, तो केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा कि वो रबर जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसका जो मोनोमर है वो आइसोप्रीन है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को जब आप जोड़िएगा तब जाके वो बनता है। तो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें प्रोडक्ट इज कार्बोहाइड्रेट एंड बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। अब जैसे आपके किचन में कोई काम हो रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें से जो वेजिटेबल वेस्ट निकला, या कोई भी ऐसी चीज जो सब्जियां बनाने के बाद छिलके हैं, कुछ और है, कुछ और चीजें हैं जो बच गई, तो अगर आपने जाके सपोज कीजिए किसी काऊ के सामने रख दिया, तो उसने खा लिया, उसके लिए वो फूड हो गया, लेकिन आपके लिए क्या हो गया? वो बाय प्रोडक्ट हो गया आपका, उससे उससे कोई मतलब थोड़ी था। वो तो आपका किचन वेस्ट है। जैसे आप मटर छीलने का काम कर रहे हैं, तो उसके जो छिलके हैं वो जाके आपने डाल दिया, बिल्कुल फ्रेश है। और दूसरी बात ये है कि जूठा भी नहीं है कि आपने कुछ खा के छोड़ा, वो तो ऐसे ही है। तो वो आपने अगर दे दिया तो उसके लिए फूड है, बट आपके लिए क्या है? वो आपके लिए तो बाय प्रोडक्ट है। आप एक प्रोसेस कर रहे थे जिसके बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वो रिलीज हुआ है वहां से। एग्जैक्टली उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, तो यहाँ ग्लूकोज लिखा है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिखा है। पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा है। क्या बोलने का मतलब है? कार्बोहाइड्रेट यहाँ स्टार्च को लिखा जा रहा है,
और जो स्टार्च है, जो क्या है, स्टार्च है, ग्लूकोज का उसका मोनोमर ये ग्लूकोज है, उसका मोनोमर कार्डिमोनियम। क्या है, ये ग्लूकोज है। ठीक है। अब सबसे पहला काम जो मैं इस चैप्टर में करने जा रही हूँ आपके लिए, सबसे फर्स्ट काम, तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि यहाँ पे ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, तो इस रिएक्शन को देखिए मैं आपको कैसे याद कराती हूँ। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे आपके पास, अब इस रिएक्शन में क्या लिखा है उसको भूल जाइए। अब मैं आपको कैसे याद कराती हूँ, सो देखिए। वापस वही बात मैं आपको बोलूंगी, जब आपसे बचपन में पूछा जाता था कि व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, मतलब अगर किसी पौधे को फोटोसिंथेसिस करना है तो वो कौन कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप उस पौधे को देंगे या आप उस प्लांट को देंगे। ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है, अब देखिए उसमें क्या है, उस सीरीज में एक आपके पास क्या है, सॉइल है, तो सॉइल के लिए तो हम कोई जगह देंगे नहीं। ये जो आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, तो इस केमिकल रिएक्शन में सॉइल के लिए तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे ना। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ये रहा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप किसी प्लांट को, इवन की कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम अगर ड्राई कंडीशंस में, एरिड जोन में सर्वाइव करने वाले ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में, देन व्हाट अबाउट दैट प्लांट, मतलब जो ड्राई कंडीशन में प्लांट सर्वाइव कर रहा है उसके बारे में क्या भाई, वो बेचारा भी तो यहाँ पे जो अडेप्टेशन कर रहा है, जैसे कैक्टस के प्लांट को आप देखते हैं, तो उसने अपने अंदर अडेप्टेशन तो इसी के लिए किया है ना कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा अपना वाटर स्टोर कर पाता हूँ, ये सुनो। Yes. वो भी तो यस जितनी मैम। मेहनत मशक्कत कर रहा है वो अपने पानी को स्टोर करने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास क्या है, प्लांट है, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज रिटन एज CO2, पता है सबको। ठीक है, हाँ मैम। हाँ, इसमें तो जीरो लेवल का ये सारे बच्चों को पता है। अब इसके साथ हमने क्या ऐड किया, पानी, H2। चार रिक्वायरमेंट्स बेसिक आप लिखते थे। सबसे पहले आपने बोला सनलाइट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोला यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो सनलाइट के लिए हमने कुछ लिखा नहीं, सनलाइट की जगह कहाँ जाएगी तो भी बता दी मैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट तो प्लस वाटर। फोटोसिंथेसिस, जब हाँ, क्लोरोफिल में लाइट एनर्जी स्टोर होगा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर is responsible for formation of glucose, that is C6H12O6, C6H12O6 plus ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस 6 वाटर है, ये बैलेंसिंग का खेल है। ये सब क्या है, बैलेंसिंग है। अगर कई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है, भी सिखा देती हूँ आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपको H2O नजर आ रहा है, ये जो क्या दिख रहा है आपको, H2O नजर आ रहा है। अच्छा, इस ऑक्सीजन वाले पार्ट में कहीं H है क्या? No, ma'am. नहीं। नहीं है, ठीक है, आप ही ने बोला। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 12. 12। ठीक है भाई। और यहाँ पहले कितना था? 2। Ma'am, 2. इधर तो नहीं, 12. इसके पास नहीं है ना हाइड्रोजन। नहीं मैम, तो 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो होगा। 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 6 बिठा देते हैं। क्या बिठा देते हैं? 6 बिठा देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बैलेंसिंग के पहले ऑक्सीजन कितना है, O2 कितना है? 2। Ma'am, एक है. एक ही, सॉरी, मतलब O2 तो एक ऑक्सीजन है। जो है ना, हाँ एक है, मॉलिक्यूल एक है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 6 बिठा दें, क्या बिठा दें? 6। ठीक। ये 6 अगर हम बिठा दें तो इसके पास, कार्बन के पास भी यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन इसका गेम कैसे क्लियर होगा, तो इसका तब क्लियर होगा सर जब दो यहाँ मैम, पे आप, दोनों तरफ 18 ऑक्सीजन हो रहा है। हाँ ये देखिए, ये भी तो है यहाँ पे। तो इस तरीके से करके जब आप देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है ये भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन क्या है, ये भी बैलेंस हो गया। और जब आपने यहाँ पे 6 लगाया था ना, तो ये कार्बन मैम 6 कार्बन यहाँ तो भी है। वैसे ही बैलेंस हो गया। हाँ, तो 6 लगाने की वजह से ये वैसे भी बैलेंस हो गया।
बैलेंसिंग समझ आई सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं? नो मैम। क्योंकि आगे जाके जो जेड स्कीम आएगा उसमें बार बार हम इसी बात को पढ़ेंगे कि इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक्स वाई जेड, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, तो आखिर वो इलेक्ट्रॉन्स लेके कहाँ से आता है, तो हम लोग सीखेंगे पानी को स्प्लिट करके लेके आता है। तो मैम यहाँ आपका पर पहले 12H2 होगा 6 की जगह। क्या बोल रहे हैं? मैम 6 की जगह यहाँ पर 12H2 होगा। अच्छा, उसको करते हैं सही हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, जो बहुत सारे आपके रिएक्शंस हैं, बहुत सारे क्या है आपके आगे के रिएक्शंस हैं, तो उस आगे के रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला जो रिएक्शन है आपको काम देगा हमेशा के लिए। ये बात नहीं कि अभी मैंने आपको बता दिया तो ये ओवर हो जाएगा, ये हमेशा के लिए। जब भी आप देखेंगे तो ये वाला रिएक्शन आपको हमेशा काम देने वाला है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन प्लस रिक्वायरमेंट्स जो है इसको हम लोग लिखने का काम करते हैं, ठीक है। इस पेज में कोई डाउट नहीं, किसी को क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। यस चलिए मैम। आगे चलते हैं। ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस इज द फिनोमेना बाय विच प्लांट्स आर केपेबल टू फॉर्म देयर फूड। लेकिन ये डेफिनेशन कौन सी क्लास का है? ये डेफिनेशन है 6th क्लास का। डेफिनेशन तो है नो डाउट, बट ये डेफिनेशन आप कब लिखते थे? जब आप 6th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। तो अब आज जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, द प्रोसेस by which green plants and some other organisms। यहाँ मैंने some other organisms क्यों लिखा है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? बैक्टीरिया। मैम कोई कोई बैक्टीरियाज में भी तो होता है फोटोसिंथेसिस। हाँ वेरी गुड, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगे। लिख लेते हैं तो ज्यादा ना एक्यूरेट हो जाएगा ये। सनलाइट टू, अब फोटो मीन्स लाइट होता है, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है ना। कहीं कहीं भी वर्ड आप देखेंगे फोटो लगा है, जैसे एक जो स्पेक है वो ऐसा आता है ना, जो चश्मा आप यूज करते हैं, जैसे ही आप लाइट में जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब डार्क हो जाएगा वो, आपको मतलब सोलर इंटेंसिटी से बचाने के लिए। तो आप शॉप वाले के पास जाके क्या कहते हैं, कहते हैं हमें फोटोक्रोमिक ग्लास चाहिए। क्रोमा मीन्स कलर, फोटो मीन्स लाइट। क्रोमा मीन्स कलर, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नाम पड़ा है, जो मैंने आपको बताया था सेल चैप्टर में। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, फोटोक्रोमिक ग्लास। तो वहां भी स्प्लिट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि जहां जहां पे PHOTO फोटो वर्ड दिखेगा उसका मतलब ही होता है लाइट। तो हम लोग यहाँ पे वही लिख रहे हैं कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट फॉर व्हाट, टू सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे क्या हो गया, तो न्यूट्रिएंट्स बोलने का मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हम यहाँ बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ये बताइए किसी बच्चे को अगर कुछ लग रहा हो तो। हम कार्बोहाइड्रेट्स है इसलिए। आपको याद है मैंने माइक्रोराइजा पढ़ाया था आपको? यस मैम। क्या है वो? फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ प्लांट्स।
ठीक है, वेरी गुड। मतलब फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स दैट इज जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। और म्यूचुअलिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था, या उल्टा करके देखें, दो जगह मैंने आपको इसकी पढ़ाई कराई है। मैंने आपको प्लांट किंगडम में भी पढ़ाया, मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ाया, ठीक है। तो जब फंजाई बैठा था तो हम क्या लिखते थे उसके लिए, याद आया? हम यही तो लिख रहे थे ना कि फंजाई आर एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स। Yes, याद ma'am. आया, है ना? तो ये बाकी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन हमारे लिए, हम भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, मैंने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लिखा, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। बहुत सारी बुक्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिख के फुल स्टॉप लगा दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। वो पता है वैसा क्यों लिखा? आप बोलेंगे बाकी क्यों नहीं लिखा उसमें, सॉइल क्यों नहीं लिखा, सनलाइट क्यों नहीं लिखा? वो इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। जो इक्वेशन अभी अभी दिखाया ना मैंने आपको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखा गया है। मैम हाँ बोले। मैम मैम किसी ये को भी कोई कह डाउट? सकते हैं ना। वॉइस ब्रेक होके आ रही है उधर से, दोबारा रिपीट करके बोलेंगे। मैम अब ठीक है वॉइस? हाँ ठीक है जी। मैम ये भी कह सकते हैं क्या कि सॉइल एंड इनके लिए इसलिए नहीं लिखा है कि सोर्स है, जैसे सॉइल वाटर का सोर्स है? और बिल्कुल बोल सकते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है सोचने का। और एक और चीज है, ये जो सॉइल है ना, इसको गायब भी कर सकते हैं हम लोग। एक नई टेक्निक है, समझ गया? मैं एक इमेज बस शो करूंगी आपको, लिखना है आगे आप ही के सिलेबस में, आपकी किताब में या हाइड्रोपोनिक्स बताया हुआ है आपको। एक बस इमेज दिखाती हूँ आपको, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक टेक्निक है, उसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स, समझ गए? उसमें हमें आज आज के डेट में सॉइल भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वाटर के अंदर ही क्या करेंगे, डाल दीजिए, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे को चाहिए, वो अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। मैम जैसे मनी प्लांट में होता है। हम्म। क्योंकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, ऑक्सीजन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स जनरली इन्वॉल्व द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड जनरेट्स ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था हम यहाँ से सॉइल गायब भी कर सकते हैं। क्यों गायब कर सकते हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ, देखिए। इसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। होता है ना तो बच्चों के दिमाग में क्वेरी, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब कितना आपने लिया है और कितने से आप करा सकते हैं, ये बोलने का मतलब है। लास्ट पोर्शन एक बार दिखाएंगे, थोड़ा सा बाकी हाँ रह गया अभी है। अभी कर देती हूँ, चलिए ये लीजिए।
हो गया? यस मैम। चलिए, यस मैम। हाँ चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहले ना आप थोड़ा सा इस डायग्राम को एनालाइज करेंगे, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए मैं समझाती हूँ आपको। वो ये रहा है कि फोटोसिंथेसिस हम करा जरूर रहे हैं। दिस टेक्निक इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में कीवर्ड पता है क्या है आपको, या की टर्म क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के लिए जो की टर्म आपको वहां पे लिखना है, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, बट आपको वहां पे सिलेक्ट क्या करना है, यहाँ पे सॉइल का नामो निशान नहीं है। और ये फिर आप बोलेंगे फिर ये गमले में ऐसे जो बना हुआ है ये क्या है, जो पॉट लाइक जो बना हुआ है यहाँ पे, तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ जैसे होता नहीं है कॉर्क वगैरह होता है, उसको यहाँ पे डाला गया जो मॉइस्चर मेंटेन करने का काम कर सके, बस इतना है और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसके जो रूट्स हैं, इस प्लांट के क्या है जो रूट्स हैं, उसको इतना किया गया है कि उसका जो रूट का जो टिप है ना, वो इस वाटर में डिप करता हुआ है। मतलब कुछ पोर्शन तो देखिए यहाँ पे वाटर में सबमर्ज्ड है। अब रूट्स के पास तो खासियत है कि अगर आप उसको वाटर दीजिएगा तो उसमें से न्यूट्रिएंट को खींचने का काम करेगा ही करेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए पंप लगाया गया है, एयर पंप लगाया गया है। क्या लगाया गया है? एयर पंप लगाया गया है। मतलब इस चीज की फैसिलिटी रखी जा रही है कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है इसको क्या मिल सके यहाँ से, मतलब यहाँ पे डिजॉल्व जो है एयर भी है और वाटर पंप भी है। यहाँ पे वाटर पंप आप क्यों लगाइएगा? वाटर पंप लगाइएगा तभी तो यहाँ से क्या करेगा, वाटर ऊपर के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा। तो आपने ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है, ये पाइपलाइन है, ये सबको यहाँ पानी देने का काम कर रहा है। पानी देने का काम कर रहा है, तो ये आपको दिख रहा है, ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड बोलने का क्या मतलब है? ये आप जैसे घर में गमले को रखते हैं ना पौधे को ग्रो कराने के लिए, ये वैसे गमले की तरफ पैक नहीं है, ये ऐसे चारों तरफ से ना हवा आता जाता एकदम खुला हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस ट्रे के अंदर ये सारे के सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ से जो मतलब ड्रॉप वाइज करके अगर ओवरफ्लो हो गया या कुछ ज्यादा हो गया, तो ये जो वापस ये प्लांट जो है वो यहीं पे आना स्टार्ट करेगा, यहीं पे गिरना स्टार्ट करेगा। और इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। टाइम टू टाइम इसलिए चेक किया जाता है कि जब यहाँ से घूम के ये जाएगा और जाने के बाद तो प्लांट्स जो है कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जिन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो जब यहाँ से ड्रॉप वाइज जो वाटर रिलीज होगा उसमें उन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, ठीक है। तो वापस से उसमें ऐड किया जाता है। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मैग्नीशियम का एग्जांपल दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि अब मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल क्यों दे रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर भी आप ही को कराना है। तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद तो नहीं करना आपको, लेकिन नीट का एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा इसमें। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर में क्या बैठा हुआ है? व्हाट इज दिस? mg। मैग्नीशियम। सारे बच्चों को दिख रहा है मैग्नीशियम है? यस मैम। यस बस मैम। और मुझे आपको कुछ बताना ही नहीं है ना, मैं बोलूंगी ऐसा कि आपको रटना है। बस आपको इतना तो जरूर याद आएगा कि हमने सेंटर में मैग्नीशियम बैठा हुआ देखा था, ठीक है। ये मैग्नीशियम के साथ ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शंस दिए गए थे, in the absence of which of the following elements the process of formation of chlorophyll is impossible। तो वहां पे आपको कोई भी ऑप्शन दिया जाए, मैग्नीशियम को मार्क करना है, याद रहेगा हमेशा। ठीक उसी Yes, तरीके से जैसे, हाँ ठीक वैसे ही जैसे आप बिना आयरन के अपनी बॉडी का हीमोग्लोबिन नहीं बना सकते, है ना। हीम जो वर्ड हम बोलते हैं, आपके बॉडी में ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, वहां पे जो हीम वर्ड है, हम किसके लिए बोल रहे हैं? हम आयरन के लिए ही बोलते हैं वहां पे, ठीक है। इतना ही मुझे शो करना था। मुझे देखिए मैं यहाँ
यहाँ से मैं डिलीट भी कर दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेस देना है। आसानी से हँसते खेलते आपके दिमाग में प्रिंट हो गया होगा। और मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में मैं मैग्नीशियम अलग से आपको पढ़ाऊंगी, उस टाइम आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमने मैग्नीशियम जो उसके बेस में देखा था। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने मैग्नीशियम का ही दिया आपको। तो सपोज कीजिए मैग्नीशियम जो है इसने पूरा अपना भाई बनाएगा ना, यहाँ पे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसके पास नहीं होगा, इसके पत्तों में क्लोरोफिल नहीं होगा, कैसे काम चलेगा? फिर तो ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा। तो इतनी स्टोरी होने की वजह से ये सब कुछ जो आपने सिस्टम देखा Ma'am? यहाँ पे आपके पास। हाँ बोले ना। Yes, ma'am. What was the question of need that you were discussing? बहुत कम वॉइस आती है आपकी, फिर से बोलेंगे। Yes, ma'am. What was the question that you were discussing sometimes back? मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन Yes, ma'am. लिख देती हूँ मैं, नीचे ये लीजिए। चलिए मैं लिख ही देती हूँ। इन द absence of which of the following element the synthesis of chlorophyll in leaves is impossible। मैम मैग्नीशियम होगा। हाँ चलिए ऑप्शन भी मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही लिख देती हूँ, स्टार बन के जाए पता नहीं क्या हो आपके सामने। हाँ हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाए इससे। ऑप्शंस लिख लीजिए। एक मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए सोडियम लिख दिया, देन ट्रांस बहुत हेल्प करते हैं ना इसमें, फॉस्फोरस साइकिल में भी कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। अब क्लियर है ना? ये रहा। आंसर तो याद हो गया आपको। और फोर्थ मुझे नहीं ऑप्शन। लगता, हाँ आज मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप कंफ्यूज करेंगे। मैग्नीशियम सही है ना? चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हुए आपको। हो गया, लिखिए क्वेश्चन सबने। Yes, ma'am. चलिए ठीक है, अब हैप्पी लिख दिया मैंने, खुश हो गए। होता है ना बोलने में, होता है कि कुछ बच्चों ने मतलब आधा पार्ट गया दिमाग में, आधा पार्ट नहीं गया, तो मैंने लिख ही दिया उसके लिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल मार्वेलस क्वेश्चन है। जो बच्चा नहीं पढ़ के बैठेगा तो ऑब्वियस है तुक्का ही मारेगा इसमें। ये प्रोसेस समझ आए, ये प्रोसेस मुझे आपको समझाना है, मैंने उल्टा पूछ लिया। मेरा ये पूछना है कि आपको इतनी बात समझ आई कि बिना सॉइल के भी हम इनको ग्रो करा सकते हैं? इतनी बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. मैम बस मुझे यही समझाना था। ये हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्निक है वो मैं आगे बताऊंगी, आपके सिलेबस में है, आपकी किताब में भी एक जगह लिखा हुआ है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने ये स्टार्ट किया था, जो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे लिखा था, तो फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको यही बोला है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट।
to synthesize nutrients, carbohydrates from carbon dioxide, water, sunlight and soil. तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया कि अगर हम इसमें जो इसका फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिख के कई किताबों में फुल स्टॉप दिया होता है। अगर हम जो नई टेक्निक अभी अभी आपने हाइड्रोपोनिक्स देखा, अगर हम उसके रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट लिख के फुल स्टॉप दिया होता है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा और आपने अभी अभी सीखा कि उस रिएक्शन में क्या हुआ। सॉइल जो था, रिएक्शन या एक्सपेरिमेंट जो हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्निक है, उसमें बिना सॉइल के आपने क्या किया, बहुत इजीली उसको ग्रो कराने का काम किया। और फोटोसिंथेसिस जो है, ऑब्वियस है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल जो है उसका इस्तेमाल तो आप करेंगे ही करेंगे, उसके बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि हाँ, बताते बताते एक चीज और है जो यहाँ पे रह गई। मैंने आपको बोला कि क्लोरोफिल तो पत्तों में होना चाहिए, अगर फोटोसिंथेसिस होना है तो इसको कैरी करना ही पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि हमने यहाँ ऐसे फोटोसिंथेसिस जो लिखा है, एक्चुअली आपने नोटिस करा होगा इस एरो के ऊपर हमेशा सनलाइट लिखा जाता है और एरो के नीचे हमेशा क्लोरोफिल लिखा जाता है। देखा है आपने किताबों में? Yes, देखा ma'am. है आपने? हाँ, क्योंकि जगह तो देना पड़ेगा, क्लोरोफिल है ही नहीं प्लांट के पास, जबरदस्ती आप उसको सारी चीजें सप्लाई कर करके और कह रहे हैं तुम करो फोटोसिंथेसिस, कैसे करेगा वो बेचारा? तो वहां पे क्या है, क्लोरोफिल जो है वो एक रिक्वायरमेंट के अंदर आता है, लेकिन अब रिएक्शन में हम उसको कोई जगह दे ही नहीं सकते। जब रिएक्शन के अंदर हम उसको कहीं कोई जगह नहीं दे सकते तो वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और ऑप्शन हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एरो के नीचे प्लेस करना पड़ेगा। ये रहा आपका क्लोरोफिल। ये यहाँ पे आपने देखा होगा क्लोरोफिल लिखा हुआ है ना, हमेशा ऐसे लिखा रहता है। अब सही हो गया, तो कंप्लीट हो गया ये वाला जो विदाउट क्लोरोफिल नहीं कर सकते आप। अब आपके पास, मैं आपके घर गई, मैंने आपको बोला कि चाय बना के लाओ, आपके पास ना तो मिल्क है ना सब कुछ है। जैसे कई बार होता है ना कि मैं वहाँ पे मिल्क बोलना भूल जाती हूँ, तो बच्चे कहते हैं मैम कोई बात नहीं हम रेड टी बना लेंगे। तो सबसे बढ़िया क्या है, उसमें से आपको क्या गायब कर देना, चाय की पत्ती गायब कर देनी, फिर तो बनेगा ही नहीं। आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन बिना उसके पॉसिबल नहीं है बनाना। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से क्लोरोफिल जो, मतलब आप जो टी बना रहे हैं उसमें जो की इंग्रेडिएंट की अगर हम लोग बात करें ना, तो टी इंग्रेडिएंट क्या है, वो चाय की पत्ती है या नहीं? कई लोग तो ऐसे ही नॉर्मल पानी में डाल के, जिनको वेट लॉस करना होता है, बिना शुगर बिना मिल्क के ऐसे ही पी जाते हैं वो बना के। ठीक है, क्योंकि आदत होती है उनको, और इसलिए वो बिना, जैसे जिन लोगों को चाय की आदत होती है, अगर जिम ज्वाइन किया और बोल दिया कि नहीं भाई चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीनी आपको, फिर बोलेगा फिर हम क्या करें, हम नहीं पीते तो हमारे सर में दर्द हो जाता है। आपके घरों में भी ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको टी का एडिक्शन होगा। पता है रीजन क्या है? वो इसलिए है, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और एडिक्शन जो लगा लिया, तो एक्चुअली टी इज अ काइंड ऑफ डाइजेस्टिव ड्रग, वो डाइजेस्टिव ड्रग की कैटेगरी में आता है। तो डाइजेस्टिव ड्रग की कैटेगरी में आता है, तो अगर आप उनके लाइफस्टाइल से उसको गायब कर दीजिएगा, तो उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है पूरा डिस्टर्ब होगा। बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो फिर उनका दिमाग हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। तो ये रीजन है कि जिनको एक बार टी एडिक्शन हो जाता है ना, अगर आप उसको लाख कोशिश कर लीजिए छुड़वाने की, आप उसको नींबू पानी दे दीजिए, आप उसको हॉर्लिक्स दे दीजिए, बूस्ट कुछ भी दे दीजिए, वो दुनिया का कॉस्टली से कॉस्टली सप्लीमेंट उस बंदे को आप दे दीजिए, वो टी की आदत नहीं छोड़ सकते। नोटिस कीजिएगा, आपके घरों में किसी को हो अगर चाय की आदत, उनको अगर आप छुड़ाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं छूट सकता वो, क्योंकि 1-2 साल की तो आदत है नहीं, कई सालों पुरानी आदत है। अगर एडिक्शन जैसे किसी ड्रग का होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास क्लास 12th में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, उसमें लास्ट में पोर्शन है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। आपने भी मूवीज में इधर उधर आपने बहुत ज्यादा देखा है। अगर किसी को किसी चीज का एडिक्शन हो जाता है तो उसको छुड़ाने में तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो आप कैसे छुड़ा लीजिएगा? तो अंत में जाके जिम वाला बेचारा भी हार जाता है, कहता है चलो भाई ठीक है, अगर तुमको आदत ही है एक काम करो, दूध भी मत डालो चीनी भी मत डालो, ऐसे पियो। तो बेचारा करे तो करे क्या, गर्म पानी करके उसी में वो जो चाय की पत्ती है उसको ऐड कर लेते हैं, वही बॉईल करके बेचारे पीते हैं, क्योंकि वो जो है ना, वही डाइजेस्टिव ड्रग है।
तो जिसकी वजह से उन्होंने अपने बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इसकी आदत लगा ली है, तो जब आप स्किप कराइएगा तो बॉडी में बहुत सारा जो अदर इफेक्ट है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उनको चाहिए ही चाहिए, अगर आप नहीं दीजिएगा उनको तो क्या आपको सुनने को मिलेगा, सर में दर्द हो रहा है, सर भारी सा लग रहा है, तो मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था आया बीच में एग्जांपल देते देते, तो मैंने आपको ये भी बता दिया साथ में, ताकि आपको चैप्टर भी ना बोरिंग लगे और चीजें भी आगे जाके आसान होती चली जाए, है ना। अगली क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देखना है हमें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमें देखने हैं। हमें क्या क्या है सो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए किस किस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट करना है, ये देखिए ऐसे समझिए इसको। एक एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, वाटर नहीं दिया तो क्या होगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, जब प्रिस्ले साहब का एक्सपेरिमेंट आएगा कि भाई कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाँ क्या रिलीज हो रहा है वहां पे, तो पता चलेगा अच्छा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, सोचेंगे तो सही बात है, सोचने वाली बात तो है। ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है और जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन किधर से आया है, उस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड ने दिया है या इस पानी ने दिया है, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये सब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। एटलीस्ट स्टार्ट करने से ये हो गया कि अब एक फ्लो बन गया है कि इसके आगे हमें कंटिन्यू करना ही करना है, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? मैम थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट क्या बताया आपने? एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहे हैं ये? मैम थर्ड अच्छा, थर्ड कंडीशन बताई ना एक्सपेरिमेंट आपने, रिएक्शन से यहाँ से ये मैंने बोला कि हम लोग ये रिएक्शन नहीं, एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन ये कैरी कर रहा है, ये ऑक्सीजन किसने दिया, क्या इसको ये ऑक्सीजन इस H2O इसके पास भी तो ऑक्सीजन है, और CO2 इसके पास भी तो ऑक्सीजन है, तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से जो लिबरेट हो रहा है, ये कहाँ से लेके आया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड ने दिया या फिर वाटर ने दिया, इसके लिए भी हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। हमें नहीं करना है एक्सपेरिमेंट, ये ऑलरेडी लोगों ने कर रखा है, उसकी पढ़ाई करनी है, और सबसे बड़ी बात ये उनका नाम भी याद रखना पड़ेगा आपको। सारे के सारे जितने नेम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट की सीरीज में, सबके सब क्या है, नीट के क्वेश्चन, ठीक है। मैम डाउट सर है? से एक डाउट है। हाँ बोलेंगे। मैम माइटोसिस के कौन से फेज मियोसिस 1 और 2 से सिमिलर है? माइटोसिस के फिर से क्वेश्चन बोलेंगे। मैम माइटोसिस के कौन से फेज मियोसिस 1 और 2 से सिमिलर है? देखिए क्वेश्चन ये है यहाँ पे, जब आप मियोसिस को देखना स्टार्ट कीजिएगा, तो मियोसिस की सीरीज में मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा वो क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। अब एक चीज देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताती हूँ, यहाँ पे आप खुद ही आंसर करेंगे, मुझे नहीं बताना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पे क्या किया, फेजेस लिख दिए आपके लिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। किसका फेज है ये, माइटोसिस, माइटोसिस। ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया। अब ये जो माइटोसिस है इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, फिर मैंने क्या किया, इसको रहने दीजिए यहीं पे, जाए इधर ही। ये हो गया माइटोसिस का, थोड़ा गैप ले देती हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ये मैं कर देती हूँ मियोसिस 1, मियोसिस 1, ठीक है। ये भी आ गया, यहीं से खुद ही सॉल्व कर लेंगे आप। फिर मैंने यहाँ लिख दिया मियोसिस 2, ये रहा आपका मियोसिस 2,
माइटोसिस के कौन कौन से फेज मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में कॉमन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। यस मैम। चलिए, क्या आप मेटाफेज अलग लगा क्या? जो बच्चों का फेवरेट होता है उसी से स्टार्ट करते हैं पहले। मेटाफेज तो मैम वो सभी तो में सेम सेम। है। यस मैम। जेरोक्स सब में। क्या किसी का एनाफेज अलग लगा क्या आपको? हाँ वो भी तो नो वही है, मैम। टेलोफेज भी। ठीक है, टेलोफेज भी। चलिए, आप ही ने, मैंने बोला तो आप ही आंसर करेंगे। इसके बाद और माइटोसिस प्रोफेज एंड मियोसिस 2 का प्रोफेज सेम है। हाँ, मियोसिस 1 का बस प्रोफेज एक जो अलग है। आप पूरा चैप्टर और जिसके लिए नीट के एग्जाम का कंफर्म्ड क्वेश्चन रखा हुआ है, दैट इज, मैं यहाँ पे 111 और 222 लगाना, मतलब मैंने नहीं लगाया, वो तो आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पे सब में 1111 लगेगा और यहाँ पे सब में 2222 लगेगा, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हैं कि जो ये प्रोफेज 1 है, इसको छोड़ के बाकी सब क्या है, माइटोसिस का जेरोक्स कॉपी है। तभी तो जब मैं आपको माइटोसिस करा रही थी, बार बार मैंने आपको 50 बार एक ही बात रिपीट करी। मैंने बोला बस आप ये समझना है आपको, इसका पूरा चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आया समझ में? मैम लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। हाँ, तो वो इसलिए दिया ना यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये तो हम लोग फेनोमेना वाइज बात कर रहे थे, हम ऐसा भी पूछ सकते हैं, किसी के भी बीच में यहाँ पे डिफरेंस पूछ सकते हैं। अब ये जो एनाफेज है, तो यहाँ पे जब लेके जा रहा था तो उस टाइम जो उसने क्रोमोसोम को दोनों पोल की तरफ किया है, तो इसने डिप्लॉयड क्रोमोसोम को लिया हुआ है और इसने हैप्लॉयड क्रोमोसोम को लिया हुआ है। अब याद आया? अच्छा मैम। हाँ। बस यही है। बाकी फेनोमेना जो हम लोग देख रहे हैं वो सेम है। तो वैसे तो अगर हम यहाँ पे मेटाफेज के बारे में बात करें, जो लिखा है यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने साफ साफ, ये पूरा का पूरा मियोसिस 2 जो है माइटोसिस के जैसा है। बट यहाँ मेटाफेज में क्या है, जो गेम आपने देखा वो क्या था कि जब आके वहां पे बैठे हुए थे तो आपको डिप्लॉयड को ही अलग करना था। बट यहाँ पे किसको अलग करना है? आपको जो हैप्लॉयड है उसको अलग करना है। हैप्लॉयड सेल सब बनाते हैं, 4 डॉटर हैप्लॉयड सेल्स बनाते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, तो एनाफेज में अगर आपसे डिफरेंस पूछ रहा है तो आप क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बताना है, इन द केस ऑफ एनाफेज ऑफ माइटोसिस the segregated chromosomes are diploid, while in the case of meiosis 2 the segregated chromosomes towards the opposite poles are हैप्लॉइड। अब आया समझ में? यस मैम। चलिए, लीव करूं मैं? जी मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। Thank you, ma'am.